गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा 9th चैप्टर है। इसमें हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य हम लोगों ने पिछले जो सेशन में चैप्टर 8 में हम लोगों ने मौर्य वंश देख लिए थे। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, उसका जो हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त का हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग अब खुद राजा बन गया। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया। और शुंग वंश की राजधानी राजधानी इसने विदिशा को बनाया। कहाँ बनाया? विदिशा को राजधानी बनाया। और ये विदिशा को राजधानी बनाया। पहले कहाँ था मौर्य वंश का? यहाँ पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र अब इसने कहाँ ले गया? विदिशा ले गया। विदिशा ले गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग। और ये ब्राह्मण थे। ठीक है, ये कौन थे? ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे मगध पर पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। मतलब मगध पर जो पहले जो 4 वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये चारों जो थे यहाँ के मूल निवासी थे, मतलब मगध के ही थे। ठीक है, और ये जो थे ये मगध के नहीं थे, ये गैर ब्राह्मण मतलब तो ये मगध के नहीं थे। और यहाँ पे ये यहाँ के नहीं थे, ये मगध के बाहर के थे। ठीक है, भारत के ही थे, मतलब मगध के एरिया के नहीं थे। और ये क्षेत्रीय नहीं थे, गैर क्षेत्रीय थे, मतलब विदिशा विदिशा के थे। और यहाँ इन्होंने क्या किया? मगध का पहला गैर क्षेत्रीय वंश हो गया, कट्टर ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म का विरोधी शासक थे। मतलब जो थे पुष्यमित्र शुंग, ये बौद्ध धर्म के विरोधी शासक थे। मतलब बौद्ध बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, इसका इनका विरोध करते थे बौद्ध धर्म को। बौद्ध स्तूपों तथा मठ को ध्वस्त करवा दिया था। इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म का जो स्तूप है, मठ है, इसको ध्वस्त करा, मतलब तोड़वा दिए थे इन्होंने। इनके समय 4 पुस्तक की रचना, मतलब इनके समय जो प्रमुख प्रमुख जो पुस्तक हुए थे, इसमें जो 4 प्रमुख पुस्तक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जातक जो है बौद्ध भिक्षु द्वारा हुआ था। जातक पुस्तक जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। महाभाष्य पतंजलि द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। महाभाष्य पतंजलि द्वारा। मनुस्मृति मनु के द्वारा। मतलब 4 इसके समय जो हुए थे प्रमुख पुस्तक, कौन सा रचना हुआ था? जातक, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति। जातक बौद्ध भिक्षु द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा और महाभाष्य पतंजलि द्वारा, मनुस्मृति मनु द्वारा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो थे इन्होंने 2 बार करवाया था। इनका नेतृत्व किसने किया था? पतंजलि ने। मतलब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? पतंजलि ने किया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे, इनको कलिंग के नरेश जो खारवेल थे, मतलब कलिंग का जो राजा था खारवेल, नरेश मतलब राजा को नरेश कहा था, तो कलिंग का जो राजा था खारवेल, इन्होंने पुष्यमित्र सिंह को हरा दिया। मतलब खारवेल जो थे वहाँ के, इन्होंने पुष्यमित्र सिंह को हरा दिया। ठीक है, खारवेल जो थे ये चेदी वंश के थे। खारवेल कौन किस वंश के थे? चेदी वंश के थे। और इन्होंने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था। इन्होंने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया है। और जैन धर्म को मानते थे। खारवेल जो थे ये किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। अब आते हैं विदर्भ का युद्ध। विदर्भ का युद्ध जो था, ये विदर्भ बरार बरार का जो यहाँ जो देखिए विदर्भ या बरार, ये दक्षिण भारत का जो विदर्भ का एरिया है, ये बरार में चल रहे जो उत्तराधिकारी का युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में विदर्भ को जीत लिया। तो जो विदर्भ का युद्ध हुआ था, किस कारण हुआ था? विदर्भ में जो वहाँ का जो राजा थे, उस पर उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। मतलब कौन राजा बनेगा नहीं बनेगा, वहाँ पे जो था डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसी बीच क्या क्या किया इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने, इसने अपने बेटा अग्निमित्र को बेचकर, पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेजकर अग्निमित्र के नेतृत्व में अग्निमित्र को मतलब पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेजा और इन्होंने विदर्भ का युद्ध जीत लिया और विदर्भ का जो एरिया था अपने में मिला लिया। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो राजा बनने का उत्तराधिकारी का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसका लाभ उठा के इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेज दिया और युद्ध जीत लिया। और जो एक नोट में कालिदास का जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, कालिदास का पुस्तक क्या है? मालविका अग्निमित्र। इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। अग्निमित्र कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग का बेटा। और अग्निमित्र और मालविका का जो प्रेम प्रसंग की चर्चा किसमें? मालविका अग्निमित्र में। ठीक है।
अब दूसरा जो है ये आक्रमण हुआ था, ये दूसरा जो युद्ध इन्होंने जीता, यमन आक्रमणकारी युद्ध। यमन आक्रमणकारी युद्ध, पहला विदर्भ का युद्ध, दूसरा हुआ यमन आक्रमणकारी युद्ध। इसमें दो दो आक्रमण हुआ था। इसमें कितने आक्रमण हुए थे? 2 आक्रमण हुए थे। जो इसमें पुष्यमित्र ने अपने बेटा अग्निमित्र द्वारा युद्ध किया और विजयी हुए। मतलब इसमें जो 2 युद्ध हुआ, जो आक्रमण हुए थे, मतलब विदेशी जो आक्रमण हुए थे, इसमें 2 हुए थे। और ये यमन आक्रमणकारी युद्ध 2 बार आक्रमण हुए थे। इसमें पुष्यमित्र ने अपने बेटा अग्निमित्र के द्वारा युद्ध को किया और विजयी हुआ। मतलब दोनों युद्ध जो 2 बार आक्रमण हुआ, दोनों को जीत गए। पहला जो आक्रमण हुआ था डेमेट्रियस ने किया था, डेमेट्रियस ने किया था। ये इन्होंने इसका ये भी युद्ध जीत लिया। दूसरा युद्ध हुआ था मिरांडर ने किया था। दूसरा युद्ध किसने किया था? मिरांडर ने किया था। मिरांडर ये भी युद्ध जीत लिया पुष्यमित्र ने किसके सहयोग से? अपने बेटे अग्निमित्र के सहयोग से द्वारा, ठीक है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा मिरांडर जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागरसेन से लिया। बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने से लिया? नागरसेन। मिरांडर जो थे युद्ध करने आए और यहाँ पे उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लिया। किससे लिया? नागरसेन से लिया। और जो मिरांडर और नागरसेन के बीच जो वार्ता होता है, जो संवाद होता है, आपस में जो बातचीत होता है, मतलब दोनों के बीच जो संवाद की चर्चा किसमें? मिलिंद पुनः पुस्तक में। ये बुक किसका है? नागरसेन का है। नागरसेन का जो मिलिंद पुनः बुक है, इसी में दोनों का जो बीच में वार्ता है, संवाद है, इसकी चर्चा है। इसका जो अन्य नाम है मिलिंद, ठीक है। मिरांडर का अन्य नाम क्या है? मिलिंद। मिलिंद है, मिलिंद। मिरांडर का और नाम क्या है? मिलिंद, ठीक है। देखिए पुष्यमित्र हो गया। इसके बाद राजा कौन बना? अग्निमित्र बना। इसके बाद राजा कौन बना? अग्निमित्र। 9वां शासक जो था, मतलब शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र था। शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? भागभद्र था। इसके दरबार में यमन राजदूत हेलियोडोटस आया था। इसके दरबार में कौन आया था? यमन का राजदूत हेलियोडोटस आया था। जो शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? भागभद्र था। इसके दरबार में कौन आया था? यमन राजदूत हेलियोडोटस आया था। हेलियोडोटस ने क्या यहाँ पे आए तो यहाँ पे उन्हें भागवत धर्म अपना लिया। वे भारत आए किसके दरबार में? भागवत के दरबार में आए और उन्हें भागवत धर्म अच्छा लगा और इसीलिए उन्होंने क्या किया? हेलियोडोटस ने भागवत धर्म अपना लिया और उन्होंने विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया और इससे प्रेरित होकर उन्होंने हेलियोडोटस जो था, उन्होंने क्या किया? विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया, ठीक है। अब शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवहूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। इनके मंत्री इनके मंत्री कौन थे? इनके जो मंत्री थे वसुदेव ने इनकी हत्या कर दिया। इनके मंत्री कौन थे? वसुदेव। उन्होंने उसकी हत्या कर दिया। इनके मंत्री कौन थे? वसुदेव। जो अंतिम शासक कौन थे? देवहूति था। इनके जो मंत्री थे उन्होंने वसुदेव ने देखिए 10वां शासक कौन थे? देवहूति। देवहूति का मंत्री कौन था? वसुदेव। वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने देवहूति की हत्या कर दिया। मतलब वसुदेव ने क्या किया? देवहूति को मार दिया। अब मार के वसुदेव ने खुद राजा बन गए, ठीक है। वसुदेव ने किसको मार दिया? सोमवंश के 10वां शासक देवहूति को मार दिया और खुद राजा बन गए। और इन्होंने कर्णव वंश का स्थापना की। किस वंश का? कर्णव वंश। ये जो है जो मगध पर ये जो छठा जो छठा 6 नंबर का ये हो गया शासक, ठीक है। 6 नंबर का ये वंश हो गया, छठा वंश हो गया, शासक नहीं, छठा वंश हो गया। तो ये हो गया कन्नव वंश। इसके संस्थापक कौन गया? वसुदेव। वसुदेव का जो बाद चौथा शासक कौन आया? वसुदेव का चौथा शासक कौन हुआ? ये छठा वंश हो गया कन्नव वंश। और वसुदेव के का चौथा शासक कौन है? वसुदेव के बाद सुशर्मा आया। सुशर्मा सुशर्मा का जो मंत्री कौन था? सिमुक था। सुशर्मा का मंत्री कौन था? सिमुक था। सिमुक ने इनकी हत्या करा। सिमुक ने सुशर्मा को मार दिया। वसुदेव ने किसको मारा? देवहूति को मारा था। देवहूति को मारा था और खुद राजा बन गए। और वही यहाँ रिपीटेशन हुआ कि सिमुक ने किसको मार दिया? सुशर्मा को मार दिया, ठीक है। सुशर्मा, सौ से सुशर्मा, सौ से सिमुक। सिमुक ने किसको मारा? सुशर्मा को।
और उधर क्या था, देवभूति, देवभूति, वसुदेव, वसुदेव ने किसको मारा, देवभूति को। अब आते हैं हम लोग सातवां वंश पे। सातवां वंश कौन था, सातवाहन। 100 से 7वां सातवाहन जो सिमुक था, इसका जो मंत्री सिमुक था, सिमुक यही संस्थापक बने। इन्होंने ही सातवाहन वंश का स्थापना किया, सातवाहन वंश का स्थापना किया। सबसे जो सातवाहन वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे, हाल थे। सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी शासक जो बोले कौन थे, सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सबसे योग्य शासक कौन हो गए, हाल। और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सबसे योग्य शासक हाल हो गया, सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको जीपीएस भी बोलते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, शॉर्ट में जीपीएस बोलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने क्या किया, नासिक के जो शासक नाहपान था, इनको हरा दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक का जो शासक थे, नाहपान को हरा दिया। और इसकी जानकारी जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से मिलता है। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, इन्होंने नासिक के शासक नाहपान को हरा दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से। सिक्कों में क्या था, एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, दूसरी ओर नाहपान था। मतलब एक और कौन थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, दूसरी ओर नाहपान था। सिक्का का दो पहलू होता है, एक पहलू में क्या था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और दूसरी ओर कौन था, नाहपान था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी शासक था। इसके बाद आया वशिष्ठ पुत्र पल्लू मामी। ये वशिष्ठ पुत्र पल्लू मामी जो थे, इन्होंने इनको वशिष्ठ पुत्र पल्लू मामी, इनको उज्जैन के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के शासक को हरा दिया। पर यहाँ पे क्या हुआ, उज्जैन का जो शासक था रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पल्लू को हरा दिया। पहले क्या हुआ था, गौतमीपुत्र सातकर्णी नासिक के शासक नापान को हराया। अब यहाँ क्या हो गया, बाद में जो राजा वशिष्ठ पुत्र पल्लू बने, उज्जैन के शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पल्लू को हरा दिया। अब रुद्रदामन ने किसको हरा दिया, वशिष्ठ पुत्र पल्लू को हरा दिया। ठीक है, यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नापान को हराया। नापान कहाँ के, वहां से नापान, से नासिक, नासिक के नापान को हरा दिया। और उज्जैन का कौन था, रुद्रदामन। उज्जैन में ऐसे याद रखिए, उज्जैन में महाकाल, रुद्र का अवतार हो गया। ठीक है, महाकाल हो गया, महाकाल की नगरी। तो यहाँ क्या हो गया, रुद्रदामन हो गया, इसलिए वहां हो गया। और रुद्रदामन ने किसको हरा दिया, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया। अब जो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी था। जो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन जो थे, सातवाहन का जो एरिया था, सातवाहन वंश का एरिया कहाँ था, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, जो महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, वो सातवाहन वंश का था। ठीक है, ये जो देखिए, ये पहले भारत में एरिया देख लेते हैं। ये गुजरात हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो था, ये महाराष्ट्र से लेकर जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, ठीक है, ये एरिया सातवाहन का था। पहले पहले यहाँ था, इधर पहले इधर क्या था, यहाँ था, पहले यहाँ था मगध। ठीक है, यहाँ मगध था, मगध में स्वर्ण शासक किया। फिर इसके सातवाहन, धीरे धीरे क्या हुआ कि शुंग वंश भी इधर बढ़ते गए, विदिशा आते गए। विदिशा के बाद धीरे धीरे ये लोग ये दक्षिण भारत शिफ्ट हो गए। ठीक है, शासक बढ़ते गए, मतलब विदेशी आक्रमण होता गया इधर से, विदेशी इसके बाद हम लोग आईएसपी के देखेंगे, हिंद शक हिंद शक पल कुषाण, ये चारों देखेंगे। ठीक है, ये चारों जो थे विदेशी थे, इन्होंने आक्रमण किया। उससे क्या हुआ कि यहाँ से जो ये शासक थे, ये वंश चेंज होता गया और ये लोग इधर दक्षिण भारत शिफ्ट होते गए। ये जो था नापान जो था शासक, नासिक का नापान, ये विदेशी था। पुल्लू मामी को जो हरा दिया था रुद्रदामन जो थे उज्जैन के जो शासक, ये भी कौन थे, विदेशी थे। हिंद, आई से हो गया हिंद, एस से हो गया शक, पी से हो गया पल्लव, के से हो गया कुषाण। मतलब ये चारों जो थे
ये जो वंश थे ये बाहर मतलब विदेशी आए थे आक्रमणकारी, और यही कारण था कि ये लोग कहाँ डाइवर्ट हो गए, ये लोग दक्षिण भारत डाइवर्ट हो गए, इधर आ गए। और ये इनका जो एरिया था वो मध्य प्रदेश जो है, महाराष्ट्र जो है ये मध्य प्रदेश का जो ये महाराष्ट्र का जो एरिया है, और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये इधर जो आ गए, ये फुल्ली इधर आ गए। सातवाहन वंश की जो विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, सातवाहन वंश का विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या है इसकी विशेषताएं। सातवाहन वंश जो है मातृ सत्तात्मक समाज था। पहले सभी जो थे पितृ सत्तात्मक थे, और आगे जो आएंगे वो भी पितृ सत्तात्मक ही रहेंगे, ठीक है, कुछ कुछ रहेंगे मातृ सत्तात्मक। और सातवाहन शासक की जो विशेषता क्या था, ये मातृ सत्तात्मक समाज था। ये क्या था, मातृ सत्तात्मक समाज था। इनमें सीसा, इन्होंने जो सिक्का चलाया था वो शीशे का सिक्का चलाया था। सिक्का किस चीज का चलाया था, सिक्का का शीशा का सिक्का चलाया था, कांच का शीशा का सिक्का चलाया था। और मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ देखिए ना, मातृ सत्तात्मक समाज, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पहले किसका नाम आ रहा है, माँ का नाम आ रहा है। देखिए वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, ठीक है, पहले माँ का नाम आ रहा है उसके बाद पिता का, मतलब ऐसे मानिए कि मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। गौतमी पुत्र, गौतमी किसका नाम होता है, जो सातकर्णी के थे माँ का नाम है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तीसरा हो गया सिक्का। भूमिदान, इन्होंने क्या किया, सातवाहन वंश ने इन्होंने भूमिदान किया, ब्राह्मणों को भूमिदान देना प्रारंभ कर दिया। पहले नहीं दिया जा रहा था, इन्होंने ही सातवाहन वंश ने ही भूमिदान जो प्रारंभ किया, मतलब भूमि मतलब वेतन के बदले, अर्थात मतलब वेतन के बदले भूमि, मतलब कुछ कराया भूमिदान दे दिया, पूजा पाठ कराया या जगह हवन करवाए या कुछ ऐसे किया, ब्राह्मण को भूमिदान दिए, ठीक है। इन्होंने सामंती मतलब एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया, सामंती और एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। सामंती और एकता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था, सातवाहन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। इनका जो उपजाऊ एरिया था गोदावरी नदी घाटी था, इनका जो एरिया था गोदावरी नदी घाटी था। इनका जो उपजाऊ भूमि कौन था, गोदावरी नदी घाटी। हम लोग देख लेते हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी ही यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, और यहाँ से निकलती है बंगाल में चली जाती है गोदावरी नदी। और यही जो किनारे का एरिया था ये वाला, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, यही उपजाऊ था, ठीक है। तो उपजाऊ भूमि क्या हो गया इसका, गोदावरी नदी घाटी। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सातवाहन तक देख लिए, 7 वंशों को देख लिए। हर हर्यक वंश हो गया पहला, दूसरा हो गया शिशुनाग, तीसरा हो गया नंद वंश, चौथा हो गया मौर्य वंश, पांचवा हो गया पांचवा कौन सा हो गया, शक वंश हो गया, कौन है, पांचवा शुंग वंश हो गया, ठीक है। चौथा हो गया मौर्य, पांचवा शुंग वंश, छठा हो गया कन्नव वंश, सातवां सातवाहन वंश। तो ये हो गया हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश। तो ये 7 वंशों को हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग विदेशी आक्रमण देख लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे, फिर यहाँ के शासक गुप्त वंश आएंगे, ठीक है। आईएसपी के बाद फिर गुप्त वंश आएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक देख लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आईएसपी के देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।